बिहार और बंगाल और सूरत, अहमदाबाद सबके आधार कार्ड यहाँ बनाए जा रहे हैं। और महिलाओं के फोन आ रहे हैं फोन पर कि 6 कार्ड बनवाने, 10 कार्ड बनवाने। हमने लाइव उनको सुना है और वो कह रही पैसे कितने लोगे, तो कहा डबल लगेंगे पहले से। कह रही कोई बात नहीं, पैसे कितने लगे, कार्ड बना दो हमारे आधार। एक तो ये बना रहा है कार्ड, क्या नाम है तेरा? दानिश। ये दानिश ये बांग्लादेशों के कार्ड बना रहा है। और एक ये बना रहा है तेरा, क्या नाम है तेरा? ये वसीम। कहाँ का रहने वाला है? ये हसनपुरा का रहने वाला है। फर्जी कार्ड यहाँ बना रहा है, आईडी बांग्लादेशों की ये बना रहा है, यूपी की बना रहा है, बिहार के बना रहा है। और ये दानिश कहाँ का रहने वाला है? ये ईदगाह का रहने वाला है। ये रैकेट चल रहा है बहुत बड़ा आधार कार्ड फर्जी बनाने का जयपुर नगर में, और चारों तरफ के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये कहाँ का है? जामडोली। जयपुर के हर कोने के तो ही हैं। यूपी, बिहार, बंगाल, कोलकाता, जहां का आपको आधार कार्ड बनाना है ये बना के देगा। वो औरत कह रही है फोन पे कि 6 कार्ड ला रही हो, स्पेलिंग चेंज कर देना, खान हटा के पठान कर देना, ये कर देना, वो कर देना। सिर्फ आधार कार्ड का धंधा कर रखा है इस आदमी ने यहाँ पर। और भी है इसका मोबाइल तो मेरे को दे दो। पुलिस को विश्वास। हाँ तू भैया गिरफ्तार करो। फर्जी आधार कार्ड बना रहा था, लाइव पकड़ा इसको हमने। और महिला ने फोन पे कहा 6 कार्ड बना दोगे? मैं कहा हाँ बना देंगे। ये आपकी आवाज लग नहीं रही मुझे आज। वही कह रही है जितने कार्ड जिसको चाहिए जहां की वो यहाँ बनाता है। ये अनगिनत शिकायतें इस पहले से पूछो। कई तरह कितना पैसे लिए इसने? 200। कितने? 200 रुपए लिए। 200 रुपए उसको मैंने कहा 500 रुपए लगेंगे। वो कह रही हाँ 500 दे देंगे, कार्ड बना दो आप। तो जो फर्जी कार्ड जहां का चाहिए बना। तो जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो क्लिप आपने देखी, ये राजस्थान में जयपुर की वीडियो क्लिप है, जहां पर फेक आधार कार्ड, फेक आइडेंटिटी कार्ड बनाने की एक फैक्ट्री खुली हुई है। ये फैक्ट्री चलाने वाले लोग कौन हैं आपने देखा, और ये फेक आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह जो भी हैं वो किसके लिए बन रहे होंगे, ये भी कोई ज़्यादा सीक्रेसी वाली बात नहीं है, आप समझ सकते हैं सभी। और दोस्तों, अगर हम ये जो कार्रवाई चल रही है इसको एक मजाक के रूप में या एक बहुत माइनर इशू के रूप में इसको दरकिनार कर दें, तो ये हमारी मर्जी है। बाकी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसी फैक्ट्रीज हमारे देश में लाखों की तादाद में आज की तारीख में चल रही होगी। लाखों की तादाद में हमारे देश में चाहे रोहिंग्यास हों या और देशों से जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर वो सेटल हो रहे हैं। और उसकी वजह से आप देखेंगे कि कितने अभी पीछे उत्तराखंड में हल्द्वानी, फिर शिमला में, अब मंडी में, और ये जो किस्से हैं ये किस्से बढ़ते ही जा रहे हैं पूरे देश में। इस प्रकार की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं, जहाँ पर लोग यहाँ पर बस रहे हैं आके और उनके फेक आइडेंटिटी कार्ड बन रहे हैं, फेक आधार कार्ड बन रहे हैं। और उसके बाद वो पहले नॉर्थ ईस्ट में जैसे असम हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, यहाँ कंसंट्रेटेड थे। उसके बाद अब ये लोग देश के कोने कोने में पहुँच रहे हैं। हम जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, उसको दरकिनार करके सोते रहेंगे तो इससे ये नहीं होगा कि ये समस्या ख़त्म हो जाएगी, और ना ही ऐसा होगा कि ये एक्टिविटी भी रुक जाएगी। ये सब बहुत सोची समझी एक कार्य प्रणाली है, एक साजिश है जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा है। और इस बात को हम में से कई लोग आज मजाक समझेंगे कि हिंदुस्तान का, हमारे देश का जो डेमोग्राफिक पैटर्न है उसको डिस्टर्ब करने की, उसको चेंज करने की धीरे धीरे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। और जो एक इसके ऊपर प्लानिंग है भारत में कि भारत को चंद सालों बाद इस्लामिक इंडिया का रूप देना है, उसके ऊपर जिन्होंने काम करना है वो काम कर रहे हैं। हम चाहे अपना मुंह फेर लें, चाहे हम उस चीज़ को सीरियसली ना लें, पर इसके ऊपर जो एक्टिविटीज़ होनी है, चाहे वो हमारे देश के विभिन्न बॉर्डर्स जो हैं उसके उस पार से हो रही हो, चाहे वो देश के अंदर हो रही हो, पर ये एक्टिविटीज़ लगातार चल रही हैं। और आज की तारीख में आप देखेंगे
कि हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से खबर आ रही है, चाहे वो लोग खाने को दूषित कर रहे हैं, कैसे दूषित कर रहे हैं आप ये देख रहे हैं, चाहे लव जिहाद की एक्टिविटी है, चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से जो ज़मीन के ऊपर कब्जा करना, नाजायज़ कब्जा करना और उसके ऊपर फिर जो है वो मॉस्क को बनाना, उनकी एक्टिविटी है। तो ये सारी कार्रवाई लगातार चल रही है। हमने अगर इसको दरकिनार करना है और हमने इसको सीरियसली नहीं लेना है, तो ये हमारी अपनी कमी है, हमारे हमारे सोच के अंदर कुछ है ऐसा कि हम ये मान के चलते हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं। हमारे ही देश में हमारे सामने एक ऐतिहासिक सच है कश्मीर का। कश्मीर की धरती हिंदुइज्म का गढ़ था। हिंदुइज्म, उसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी कश्मीर में सालों साल जो है उसका ऋषि कश्यप से शुरुआत हुई। उसके बाद वो कश्मीर कैसे बना, और ऋषि कश्यप के अलावा भी उसके ऊपर हिंदुइज्म की बहुत सारी हम गाथाएं सुनते हैं। 14वीं ईस्वी में इस्लाम का प्रवेश हुआ कश्मीर रीजन में, और उसके बाद 400-500 सालों में कश्मीर की जो डेमोग्राफिक पैटर्न था वो पैटर्न कम्प्लीटली चेंज हो गया। सन 47 में कश्मीर में तकरीबन 80% के लगभग इस्लामिक रिलीजन के फॉलोअर थे, मुस्लिम्स थे, और 20% के आसपास हिंदू थे। आज की तारीख में कश्मीर, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे देश का अभिन्न अंग, उसमें 98% मुस्लिम्स हैं और 2% के आसपास हिंदू हैं। इस प्रकार डेमोग्राफिक पैटर्न 47 से पहले और 47 के बाद इस प्रकार का उसमें चेंज आया है। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कश्मीर में जो 90s में हिंदूज़ का एक्सोडस हुआ था वो 7वां एक्सोडस था। उससे पहले 6 एक्सोडस कश्मीर में हिंदुओं के हो चुके हैं। आज लोग बात करते हैं, इंटरनेशनली इंटेलिजेंसिया, सेकुलर पंथ के फॉलोअर्स बात करते हैं कि कश्मीर में भारत सरकार डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज करने की कार्रवाई कर रही है। ये कोई नहीं, ना हम बोलते हैं, ना खैर बाहर वाले तो क्या बोलेंगे, हम भी नहीं बोलते हैं भाई, डेमोग्राफिक पैटर्न तो बहुत पहले चेंज हो चुका है। जो धरती सनातनियों की थी, जो हिंदुइज्म का गढ़ था, उसका डेमोग्राफिक पैटर्न तो ऐसे चेंज हुआ कि आज वहाँ पर सांस लेनी मुश्किल है। हमारी दिक्कत यह है कि जो सफ़र करता है, जिसने सफ़र किया है, जिसने ये सब चीज़ देखी हैं, उसको ही इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। हम लोग बाकी कोई ज़्यादा इन सब चीज़ों की परवाह मारते नहीं हैं। हम अपने घर के बाहर झांक के नहीं देखते हैं। हिस्टोरिकली आप देखें तो 47 में देश का पार्टीशन हुआ। 47 में हमारी जनसंख्या थी 34 करोड़। 34 करोड़ में से 85% हिंदुइज्म के फॉलोअर्स थे और लगभग 8-8.5% इस्लामिक रिलीजन के फॉलोअर्स थे। आप इस जो मैं आपको अभी ये इनपुट दे रहा हूँ, जो डाटा दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने आपसे कहा कि 85% के आसपास हिंदुइज्म और 8-8.5% इस्लामिक रिलीजन के फॉलोअर्स थे। अब 47 से पहले जो कुछ हुआ इंक्लूडिंग पार्टीशन, उसके लिए तो हम ब्रिटिशर्स को दोष दे देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि अब 2024 में जो हिंदुइज्म के फॉलोअर हैं वो लगभग 75-76% है, 85% से लगभग 10% कम। और जो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं जो 8% थे, वो आज 20% से ऊपर है। ये तब है जब 47 में जब रिलीजन के नाम पे देश को बांटा गया था कि जो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, जो मुस्लिम हैं, वो एक कंट्री में हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। इस बेसिस के ऊपर भारत को डिवाइड किया गया था। आप सोचें, उसके बाद जाहिर सी बात है कि जो होना था वो हुआ, और 71 में वो बांग्लादेश का डिवीज़न हुआ। तो आज की तारीख में 22 करोड़ के आसपास पाकिस्तान में
मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है और 18 करोड़ के आसपास बांग्लादेश में है। 22 और 18 38 राउंड ऑफ बोले 40 करोड़ और 25 करोड़ के आसपास भारत में है। अगर देश का पार्टीशन नहीं हुआ होता तो आज देश की डेमोग्राफी क्या होती। और अभी भी जो इस्लाम रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं उनकी जो इजाफा हुआ है, जो इंक्रीमेंट हुआ है, वो 42% के आसपास है जब हम 47 से और अभी तक का टाइम देखें। जो हिंदुज़म है वो 10% कम हुआ है। और अब तो पिछले सालों से जैसा मैंने आपको दिखाया है ये वीडियो और उसके अलावा जो चल रहा है देश में कार्रवाई, ये जो गैप है ये और बढ़ता ही जाएगा। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं फिर से इस चीज़ को बार बार रिपीट करता रहूँगा कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें से ज़्यादातर लोग अभी भी ये सोच के बैठे हुए हैं कि नहीं ये तो एक कॉमनल टॉपिक है या इन सब चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें तो अपने देश की डाइवर्सिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है। तो वो ठीक है, वो हमारी मर्ज़ी है। अगर हम ऐसे ही सोचना चाहें तो हम अपने भुलावे में रह सकते हैं। अगर हम अपने इतिहास के पन्ने पलट के देखें तो हमारी जो धरोहर है, हमारा पास्ट है, वो हम चाहे तो उसके ऊपर बहुत चेस्ट थम्पिंग करते हैं, गौरव करते हैं उसके ऊपर। पर हजारों साल की स्लेवरी और उसके बाद सल्तनत हुई, सल्तनत से पहले लोधी वंश हुआ, लोधी के बाद मुग़ल आए, मुग़ल के बाद ब्रिटिशर्स आए, पर हमारी आंख नहीं खुली। हम गुलामी करने में लगे रहे। 47 में ब्रिटिशर्स ने देश का पार्टीशन किया। ये आंकड़े मैंने आपको गिनाए, ये आंकड़े दिखाते हैं कि 47 के बाद अभी तक किस ढंग से डेमोग्राफिक पैटर्न का प्रोग्रेस हुआ है। अगर हम इस सच्चाई को झुटलाना भी चाहें तो इसको झुटलाया नहीं जा सकता है, ये आंकड़े दिखाते हैं। मेरी बात कई लोगों को शायद बहुत ही कम्युनल लगे, पर अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आपको आंकड़े ये सब चीज़ें बताएंगे। तो वो किसी ने कहा था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो जिन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी थी उन्होंने ही सबसे पहले हस्ती मिटाने का काम किया। और उसके पश्चात हस्ती का हिसाब किताब ये है कि हमारे आँखों के सामने ही चंद साल पहले और अब कश्मीर में जो हुआ और जो हो रहा है, तो वो भी हस्ती का एक हिस्सा ही है। और ये सब हम खुली आंखों से देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे वहाँ पर जो 47 से पहले तो छोड़े, डेमोग्राफिक पैटर्न तो कश्मीर का बहुत पहले ही चेंज हो गया था, पर 47 के बाद भी आप देखें जहाँ 20% हिंदू पॉपुलेशन थी वो आज सिर्फ 2% है। 2% भी नाम की है। मैंने खुद वहाँ सर्व किया है, मैं खुद कश्मीर के चप्पे चप्पे में घुमा हूँ मैं, तो मैंने देखा है वहाँ पर क्या हालत हुई है। जब हम सोते हैं तो हम खोते हैं, तो हमारी आदत है। और हम इस बात की आज भी परवाह नहीं कर रहे हैं कि किस तेजी के साथ और कितनी बड़ी साजिश के तहत हमारे देश में ये सब कार्रवाई चल रही है। डाइवर्सिटी सबको पसंद है, मुझे भी डाइवर्सिटी पसंद है। मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं गुरुद्वारे में जाता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं जैन भाइयों के साथ, बुद्ध भाइयों के साथ घूमता हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है साउथ में जब हम जाते हैं, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं, या नॉर्थ इंडिया में हम साउथ इंडियन खाना खाते हैं, सब अच्छा लगता है। पर डाइवर्सिटी का जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट ऐसा आना शुरू हो जाए कि हमारे ही धर्म के जो फॉलोअर्स हैं उनके टुकड़े टुकड़े किए जाएं, सर तन से जुदा हों, और फिर भी हमारी आंखें ना खुलें, तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता है। हम कई बार दूसरे देशों का एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आप थोड़ा सा आप एक ज़्यादा नहीं, आप 1 मिनट का टाइम निकालें और इस चीज़ को आप रिसर्च करें कि 60-70 के साल, पिछले 60-70 सालों के
इस दौरान कितने ऐसे देश हैं जिनका डेमोग्राफिक पैटर्न इतनी तेजी से बदला है, इतनी तेजी से चेंज हुआ है, जहाँ पर जो मेजॉरिटी रिलीजन था उसके जो फॉलोअर्स हैं उनके अंदर 10 से 12% का गिरावट आपको नजर आई हो। कितने ऐसे कंट्रीज हैं? आप फिर से शायद मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, आप मेरे दावों पे मत जाएं, मेरे शब्दों पर मत जाएं, आप डाटा उठाएं और डाटा देख के इस चीज़ को आप अपने आप एक बार इसको चेक करने की कोशिश करें। यदि हम ये सोचते हैं कि जो इस्लामिक जिहाद है ये प्यार से, मोहब्बत से बात करके, नेगोशिएशंस करके, टेबल पर बैठ के इसको रोका जा सकता है या इस गुत्थी को सुलझाया जा सकता है, तो ये सिर्फ मन बहलावे वाली बात है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा आज तक कहीं हुआ नहीं है, ना होगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि इजराइल जैसी सोसाइटी जिसके चारों तरफ, और वो भी 1 करोड़ से कम पॉपुलेशन है, हमारा तो एक मोहल्ला होगा इजराइल, कोई बड़ा मोहल्ला होगा उसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ निकल जाएगी। 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, चारों तरफ से घिरा हुआ है। पर क्योंकि उनके अंदर यूनिटी है, क्योंकि उनके अंदर एकता है, क्योंकि उनके अंदर नेशनलिज्म की स्पिरिट है, क्योंकि वो अपने देश के बारे में सोचते हैं, तो पिछले इतने सालों से और आज देख लें कि इजराइल के ऊपर अगर हमला होता है या इजराइल को नुकसान पहुंचाया जाता है तो वो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, पत्थरों से देते हैं। हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर ठीक है जी, फौज लड़ रही है, फौज का काम है, फौज देख रही है, बाकी कल्चरल एक्सचेंजेस होने दो, मूवीज़ को रिलीज़ होने दो, पीपल एक्सचेंज होने दो, इंटेलिजेंसिया अपने आप को एलिट समझते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्फिल्ट्रेशन सिर्फ फिजिकली नहीं होता है, इन्फिल्ट्रेशन जो है वो विचारों का भी होता है। हमारे यहाँ पर विचारों का इन्फिल्ट्रेशन इतनी तेज़ी से हुआ है, जो मैंने ये सब आपको आंकड़े बताए हैं उससे ज़्यादा हमारे यहाँ पर विचारों का इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। आज हमारे देश में ही इतने हजारों लाखों की तादाद में लोग हैं जो इस प्रोपेगेंडा को, इस पूरी मशीनरी को सपोर्ट करने में, इसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये ज़्यादा घातक है, इसकी वजह से ही आज ये सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। जैसे इजराइल घिरा हुआ है, आप अपनी स्थिति भी देख लें, भारत अपनी स्थिति भी देख लें, हमारे भी इसी प्रकार हमारे को भी चारों तरफ से घेरा गया है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश की हालत आप देख रहे हैं, क्या वहाँ हिंदुओं के साथ हो रहा है। हम वहाँ के जो हमारे पास वीडियो क्लिप्स आते हैं उनको फॉरवर्ड करने में तो हम बहुत तेज़ी दिखाते हैं, पर असली हालात क्या हैं उसके ऊपर एक पेचीदा सीरियस व्यू लेना ये हमारे बस की बात नहीं है। नेपाल में हमारे विरुद्ध एक्टिविटी चल रही हैं, चाइना ने हमें पूरे नॉर्थ ईस्ट और पूरे नॉर्थ में घेर के रखा हुआ है, और अब नीचे समुद्र में मालदीव, श्रीलंका, यहाँ से घेरने की पूरी एक्टिविटी चल रही हैं। फिर भी अगर हमारी आंखें नहीं खुलती हैं, और किसी भी कंट्री को डिस्टर्ब करने का सबसे अच्छा दुश्मन का तरीका ये होता है कि आप उनकी अंदरूनी मसलों को उलझाओ, उसको अंदर उलझाओ। सोवियत यूनियन जब टूटा था तो वो किसी जंग की वजह से नहीं टूटा था, तो हमारे दुश्मन अगर आप ये सोचते हैं कि वो सिर्फ जंग से ही भारत को या बॉर्डर्स के ऊपर, एलओसी के ऊपर ही हमारे ऊपर हावी हैं, तो ऐसा नहीं है। वो अंदरूनी रूप से हमारे ऊपर बहुत हावी हैं। हम आज सो रहे हैं, हम उसको देख नहीं रहे हैं, किंतु ये जो कुछ अब हर रोज आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर आ रही है, खुलेआम धमकियां दी जाती हैं, खुलेआम ये कहा जाता है कि आने वाले टाइम में भारत का जो रंग रूप है उसको बदल दिया जाएगा, बदलने की तैयारी चल रही है, कश्मीर बदल दिया गया है, पर हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कश्मीर के साथ साथ और रीजन है जहाँ पर ये सारा कार्य
नाम मैं लेता हूँ, वेस्ट बंगाल हो जाए, चाहे नीचे केरला हो गया, आप देखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही है। अगर हम नहीं जागेंगे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो दुश्मन की चाल है वो चाल सिर्फ कि हमें डाइवर्सिटी चाहिए, हम डाइवर्सिटी को वैल्यू करते हैं, हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, उससे दुश्मन को फ़र्क नहीं पड़ता है। दुश्मन को जो एक्टिविटी करनी है वो ऐसे ही करता रहेगा, वो ऐसे ही बढ़ती जाएगी। कल कश्मीर गया है, कल कुछ और जाएगा, और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे ही नहीं जो हम 85% की मेजोरिटी थी, आज 75% की मेजोरिटी है, सिर्फ 60-70 सालों में। अगर 60-70 सालों में इतना कुछ हो सकता है तो आने वाले टाइम में भी ये जो पेस है ये और तेज की जा सकती है। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर हम नहीं जागना चाहते हैं, अपनी आंखें बंद करके आराम से बैठना चाहते हैं, तो ये हमारी मर्जी है। वो पंक्ति है एक भजन की, जागो मोहन प्यारे, तो जागो मोहन प्यारे में भी अब बहुत लेट हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। अगर हम सिर्फ मुसीबत सिर पर आने पर ही जो हमारा जो पास्ट है वो यही है कि जब मुसीबत सर पर टूटती है, अपने सर पर टूटती है, तब भी फ़र्क पड़ता है, नहीं तो हमें ज़्यादा फ़र्क कुछ पड़ता नहीं है। ये हमारा इतिहास है। अगर हम फिर भी जागना नहीं चाहते हैं और हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ हम दूसरों को एग्जांपल देते रहते हैं, यूएसए देखिए इतना पावरफुल कंट्री, चाइना देखिए इतनी प्रोग्रेस, इजराइल देखिए 1 करोड़ से कम की कंट्री पर क्या गज़ब की स्पिरिट है, क्या गज़ब का नेशनलिज्म है। दूसरों की एग्जांपल हमें ठीक है, पर हमें उनको अडॉप्ट भी करना चाहिए, अपने अंदर कुछ सीख लानी चाहिए। ऐतिहासिक इतनी भूल की है हमने, इतना कुछ हमने बर्दाश्त किया है, अब भी हम सीखना नहीं चाह रहे हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये जंग एक आइडियोलॉजी की जंग है, और एक आइडियोलॉजी की जंग बिना काउंटर आइडियोलॉजी की नहीं जीती जा सकती है, और ना ऐसा पहले हुआ है, ना अब हो रहा है, और आगे भी ऐसे होने की संभावना नज़र नहीं आती। उम्मीद है मैं कुछ आपको पॉजिटिव कन्वे कर पाया हूँगा आज की इस चर्चा में। अपना बहुत सा ध्यान रखिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।